जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 16 अक्टूबर 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने मंगोलिया के नागरिकों को किस प्रकार का वीज़ा निःशुल्क देने की घोषणा की है। तो ई वीज़ा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, यानी फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा मंगोलिया के नागरिकों को। वीज़ा क्या होता है तो इसको आप उदाहरण से समझ लें। जैसे आप इंडिया के नागरिक हैं, आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है और आप अमेरिका जाना चाहते हैं, तो अमेरिका वीज़ा प्रदान करेगा। एक प्रकार की अनुमति होती है कि आप अमेरिका में आ सकते हैं। ठीक है, इसको आपने सरल भाषा में समझ लिया है। बाकी टेक्निकल भाषाएं तो बहुत कठिन हो सकती हैं, लेकिन सरल भाषा में आप इसी प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, तो भारत ने मंगोलिया के नागरिकों को ई वीज़ा फ्री में देने की घोषणा की है। तो इसकी घोषणा किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और अभी जो मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख-उखना भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, इसी दौरान ये घोषणा की गई है। इसके अलावा भारत और मंगोलिया के बीच में 6 महत्वपूर्ण समझौते भी हुए हैं, जो कि एजुकेशन, एनर्जी, डिफेंस, संस्कृति, डिजिटल तकनीक, इन सभी से संबंधित हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारत की मदद से मंगोलिया में एक तेल रिफाइनरी भी बनाई जाएगी 2028 तक। ठीक है, मंगोलिया के बारे में हम कल भी बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। मंगोलिया की जो कैपिटल है वो है उलान बातर और राष्ट्रपति हैं खुरेलसुख-उखना और टूग्रिक यहाँ की करेंसी है। भारत और मंगोलिया के बीच में एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। जो गोबी रेगिस्तान है ये मंगोलिया और चाइना के बीच है। इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण समझौते डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में हुए हैं। जैसे भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार समझौता 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ है। तो दोस्तों, यूरोप महाद्वीप के कुछ देश हैं जिनका एक ग्रुप है जिसे यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ बोला जाता है। तो उसके साथ भारत ने अभी हाल ही में एक व्यापार समझौता किया है जो कि 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ है। कोचीन शिपयार्ड ने जहाज निर्माण के लिए HD कोरिया के साथ समझौता किया है। भारत और मोरक्को ने अभी हाल ही में एक डिफेंस से रिलेटेड समझौता किया है, जिसके तहत क्या होगा कि भारत और मोरक्को के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किए जाएंगे और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। शिक्षा और शोध के लिए IIT कानपुर और वियतनाम यूनिवर्सिटी ने अभी हाल ही में एक एग्रीमेंट किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC और गूगल ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये 24 जुलाई 2025 को इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? पंकज धीर का निधन हो गया है, वह कौन थे? आंसर हो जाएगा एक्टर। तो भारत के प्रसिद्ध एक्टर थे पंकज धीर, तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, आपने इनको देखा भी होगा। अगर आपने महाभारत सीरियल देखा है BR चोपड़ा वाला, तो उसमें कर्ण की भूमिका में ये आते थे पंकज धीर। तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। काफ़ी लंबे समय से वो कैंसर से जूझ रहे थे, तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक सीरियल की बात हो रही है महाभारत की। तो महाभारत क्या है? तो यह एक महाकाव्य है। इसे भारत या जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रचना महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारी है महाभारत के बारे में। अब हम हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन भी डिस्कस करते हैं। तो पंजाबी एक्टर और बॉडी बिल्डर वरिंदर घुमन का अभी हाल ही में निधन हुआ है। पॉपुलर सिंगर जुबिन गर्ग का निधन हुआ है। पंडित छन्नूलाल मिश्र जी का निधन हुआ है, जो कि एक शास्त्रीय गायक थे। और वरिष्ठ समाजवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर जी पारिक का निधन हुआ है। प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार डॉक्टर SL भैरप्पा का निधन हुआ है। महान क्रिकेट अंपायर डिकी वर्ड का निधन हुआ है। मशहूर फैशन डिजाइनर जियोर्जियो अरमानी का निधन हुआ है। और पंजाबी कॉमेडियन जसविंदर भल्ला जी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार UPI लेन देन में यानी UPI ट्रांजैक्शन में तीव्रता में सबसे आगे कौन सा राज्य है?
आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना जो है वो यूपीआई लेन देन की तीव्रता में सबसे आगे है। और दोस्तों तेलंगाना के साथ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, तो ये वो राज्य हैं या कैंसासे प्रदेश हैं जो यूपीआई लेन देन की तीव्रता में सबसे आगे है। तो भारत की विशेष रूप से जो दक्षिणी राज्य हैं वो यूपीआई लेन देन में काफ़ी आगे हैं और पश्चिमी राज्य भी इसमें मतलब आगे हैं यूपीआई लेन देन में। देखिए दोस्तों, कुछ इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक रिपोर्ट की बात की गई है, तो चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट भी डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में यूडाइस प्लस 2024-25 रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें भारत में जो स्कूली शिक्षक हैं उनकी संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। भारत वर्ष 2028 तक क्रय शक्ति समानता के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ये रिपोर्ट भी आप नोट कर लें। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार 40% मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ठीक है, तो अभी जो जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनमें से 40% ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 में कुल अपराधों में 7.2% की वृद्धि हुई है। तो अभी एनसीआरबी का डाटा पेश किया गया है, तो इसमें यह बताया गया है कि भारत में जो कुल अपराध है उसमें 7.2% की वृद्धि दर्ज की गई है, यानी अपराध और बढ़े हैं पिछली रिपोर्ट के अनुसार। एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 में महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है। ठीक है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, कोई अच्छा नाम नहीं है और राजस्थान के लिए। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट जो 2023 जारी की है उसमें महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में राजस्थान टॉप पर है। देखिए दोस्तों, एनसीआरबी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि सबसे सुरक्षित महानगर जो है वो कौन सा है, कोलकाता बताया गया है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने फीफा विश्व कप के लिए पहली बार क्वालिफाई किया है? फीफा विश्व कप मतलब फुटबॉल का विश्व कप। तो 2026 में फुटबॉल का विश्व कप होना है, तो उसके लिए अभी हाल ही में कैप वर्दे देश ने क्वालिफाई किया है और कैप वर्दे देश ने पहली बार फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो 2026 में जो वर्ल्ड कप होना है फीफा का, उसके लिए क्वालिफाई किया गया है। तो अभी दोस्तों इस बार 3 देश को हरा करके ये क्वालिफाई हासिल किया है कैप वर्दे देश ने। कैप वर्दे देश दोस्तों बहुत ही छोटा देश है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और इससे बहुत दूर यहाँ पर स्थित है कैप वर्दे देश। तो छोटे छोटे से द्वीप हैं जिसमें ये कैप वर्दे देश बसा हुआ है। बहुत कम जनसंख्या भी है, लेकिन इस देश ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि ये फीफा विश्व कप में पार्टिसिपेट करेगा। कैप वर्दे देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। राजधानी इसकी प्राइया है और राष्ट्रपति हैं जोस मारिया नेवेस। और करेंसी की बात करें तो एस्कुडो यहाँ की करेंसी है। कैप वर्दे देश पिछले साल भी न्यूज़ में आया था क्योंकि WHO ने ये घोषणा की थी कि जो कैप वर्दे देश है ये मलेरिया फ्री हो गया है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। फीफा विश्व कप के बारे में कुछ बेसिक जानकारी भी डिस्कस करते हैं। तो 2026 में जो फीफा विश्व कप होने जा रहा है यह इसका 23वां संस्करण होगा और ये 3 देशों में आयोजित होगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक इसका आयोजन होगा। 48 टीमें हिस्सा लेंगी और ये पहला मौका है जब 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहले 32 टीमें लिया करती थी, अब 48 टीमें लेंगी। मैचों की संख्या होगी 104, फॉर्मेट होगा 12 ग्रुप। ये सब आपको याद नहीं रखना है, बाकी 16 शहरों में ये आयोजित किया जाएगा। अभी दोस्तों 2026 के फीफा विश्व कप के लिए 3 मस्कट लॉन्च किए गए हैं, शुभंकर लॉन्च किए गए हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा। तो अमेरिका के लिए जो मस्कट लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्लच है, जो कि एक बाल्ड ईगल है, और कनाडा के लिए शुभंकर है मैपल, जो कि एक मूस है, और मैक्सिको के लिए शुभंकर है जायू, जो कि जगुआर है। दोस्तों फीफा विश्व कप से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री भी डिस्कस करते हैं। जैसे पहला फीफा विश्व कप 1930 में आयोजित किया गया था उरुग्वे में और इसको जीता भी उरुग्वे ने था। तो उरुग्वे ने फाइनल में अर्जेंटीना को हराया था। 1942-46 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इसका आयोजन नहीं हुआ है। ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा बार इसको जीता है 5 बार, 1958, 62
1970, 1994 और 2002 में। 2022 का जो फीफा विश्व कप है ये किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 अक्टूबर में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 85। तो अक्टूबर 2025 में अभी जो हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है उसमें भारत की रैंक कितनी है? 85। इस इंडेक्स में पासपोर्ट धारकों द्वारा बिना पूर्व वीज़ा के पहुंच प्राप्त करने की संख्या के आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। यानी कि किस देश के नागरिक कितने देशों में फ्री वीज़ा यात्रा कर सकते हैं, इसके आधार पर ये रैंकिंग जारी की जाती है। सिंगापुर टॉप पर है, अमेरिका टॉप 10 से भी बाहर हो गया है, 12वें नंबर पर पहुंच गया है और भारत 85वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत के जो पासपोर्ट धारक हैं वो दुनिया के लगभग 57 देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स से जुड़ी हुई कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। तो इस बार 199 देश इसमें शामिल थे और टॉप पर सिंगापुर रहा है, दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया, तीसरे पर जापान, चौथे पर जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्विट्जरलैंड रहा है। 5वें स्थान पर ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स डिस्कस करते हैं जो अभी जारी किए गए हैं 2025 में। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका टॉप पर, भारत तीसरे। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में टॉप पर आइसलैंड, भारत 115वें स्थान पर। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में स्वीडन टॉप पर, भारत को 71वां हासिल हुआ था। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में आइसलैंड टॉप पर और भारत को 131वां स्थान हासिल हुआ है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में डेनमार्क चौथे स्थान पर रहा है और भारत 10वें स्थान पर। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में आइसलैंड टॉप पर और भारत 130वें स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2025 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा प्रसून जोशी को। तो दोस्तों, प्रसिद्ध गीतकार हैं प्रसून जोशी जी और लेखक भी हैं, कवि भी हैं, पटकथा लेखक हैं और कवि भी हैं। तो इनको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान प्रदान किया गया है और इस सम्मान के रूप में उन्हें 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो खंडवा है वो किशोर कुमार जी की जन्मस्थली मानी जाती है। तो वहीं पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और जहां पर प्रसून जोशी जी को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के द्वारा हर साल प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य भारतीय फिल्म और संगीत जगत में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को सम्मानित करना। देखिए दोस्तों, ये जो पुरस्कार है ये जो सम्मान है कब शुरू हुआ था? 1997 से। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 राजेश सुन्नी। मानवतावादी पुरस्कार 2024 दिया गया था मोहन जी को। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 आकर्ष श्राप को दिया गया है। फ्रेड डारिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार सुदर्शन पटनायक। ओगादी पुरस्कार मायना स्वामी। श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र भूषण से सम्मानित किया गया पीएम मोदी। महाराष्ट्र भूषण 2024 मूर्तिकार राम सुतार। रामनाथ गोयंका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 मृदुलिका झा। डेनमार्क के नाइट क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया विजय शंकर को। गोल्ड मरकरी पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकेंड पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा अनिल चौहान जी ने। तो दोस्तों, अभी वर्तमान में जो CDS हैं भारत के वो हैं अनिल चौहान जी। तो उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक का नाम क्या है? रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकेंड। तो इसका विमोचन अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में भविष्य की चुनौतियों के अनुसार भारतीय सशस्त्र बलों को तैयार करने की रणनीति बताई गई है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर डिस्कस करते हैं। तो आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स, माई प्रिंसिपल पुस्तक को किसने लिखा है? जॉर्जिया मेलोनी ने। जॉर्जिया मेलोनी जो है वो इटली की PM है। और दोस्तों, ये जो आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स, माई प्रिंसिपल पुस्तक लिखी गई है, इसकी प्रस्तावना किसने लिखी है? प्रस्तावना लिखी है मोदी जी ने। द मैन हु बेकेम सिनेमा पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक चोपड़ा। द कॉन्शियस नेटवर्क किसने लिखी है? सगाटा श्रीनिवास राजू ने।
द राइज ऑफ हिटमैन को लिखा है आर कौशिक ने, ये रोहित शर्मा के जीवन पर आधारित है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक को लिखा है डी वाई चंद्रचूड़ जी ने। डी वाई चंद्रचूड़ कौन है? हमारे देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं डी वाई चंद्रचूड़ जी, तो उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। पुस्तक को जरूर आप नोट करें क्योंकि ये पुस्तक पूछी जा सकती है। पुस्तक का नाम क्या है? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। अगली पुस्तक है एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया को लिखा है प्रियंबदा जयकुमार ने। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग को लिखा है शक्ति गुरुंग ने। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड को लिखा है कैप्टन एस एन अहमद ने। ए बिलियन बटरफ्लाइज को लिखा है जगदीश शुक्ला ने। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर को लिखा है शिखर धवन ने। अगला क्वेश्चन है IMF का पहला उप प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा डैन कैट्ज। दोस्तों ये पहली बार नियुक्ति नहीं हुई है या पहला कोई पद नहीं बना है, इसको बोला ही जाता है फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो इस पद पर डैन कैट्ज अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। तो उनकी नियुक्ति को किसने मंजूरी दी है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड या IMF की बात करें तो IMF की स्थापना 22 जुलाई 1944 को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। इसने अपना काम शुरू किया था 27 दिसंबर 1945 को। वाशिंगटन DC अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। IMF के 190 मेंबर हैं। इसकी प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। मुख्य अर्थशास्त्री हैं पियरे ओलिवियर गोरिनचास। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी एक बार रिवाइज करते हैं। तो सोनाली सेन गुप्ता RBI के कार्यकारी निदेशक, ऋषि सुनक माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के वरिष्ठ सलाहकार, संजू सैमसन भारत के लिए EPL के ब्रांड एम्बेसडर, प्रवीर रंजन CISF महानिदेशक, राजीव वर्मा दिल्ली के नए मुख्य सचिव, मिथुन मनहास BCCI के 37वें अध्यक्ष, शैलेन चंद्रा टाटा मोटर्स के MD CEO, आनंद पीरामल फाइनेंस के अध्यक्ष, वंदना गुप्ता संचार लेखा महानियंत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश भारतीय पर्यटकों के लिए यानी इंडियन टूरिस्ट के लिए UPI भुगतान सुविधा शुरू करेगा? आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान ने दोस्तों अभी ये फैसला लिया है कि जो इंडियन टूरिस्ट आते हैं उनको UPI की सुविधा जापान में ही उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, तो अभी इसके लिए एक समझौता हुआ है NPCI और जापान की जो NTT डाटा जापान नामक कंपनी है इसके बीच में समझौता हुआ है। दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट और फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो UPI भुगतान स्वीकार करने वाले देश कौन कौन है? भूटान है, नेपाल, मॉरिशस, फ्रांस, UAE, सिंगापुर, श्रीलंका, साइप्रस, मलेशिया और कतर। तो इन सभी देशों ने भारत का जो UPI पेमेंट सिस्टम है इसको स्वीकार कर लिया है। UPI की बात करें तो इसको किसने शुरू किया है? NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। तो 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। जापान की भी बात कर लेते हैं। तो टोक्यो इसकी राजधानी है, आधिकारिक भाषा है जापानी एन करेंसी है। PM है साने तकाइची जो कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इसके 4 मुख्य द्वीप हैं होक्काइडो, होन्शु, सुकोकू और क्यूशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO ने भारत में बनी किन दवाओं में जहरीले रसायन की पुष्टि की है? आंसर हो जाएगा 3 कप सिरप। तो दोस्तों 3 कप सिरप में जहरीले रसायन की पुष्टि की है किसने? WHO ने। नाम तो यहाँ नहीं बताए गए हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये जो 3 सिरप हैं, कप सिरप हैं, इनमें डाईएथिलीन ग्लाइकॉल नामक जो रसायन है वो पाया गया है। तो उसकी मात्रा से 500 गुना ज़्यादा पाया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक होगा। अभी मध्य प्रदेश में भी एक मामला देखने को मिला है जहाँ पर 20 से 25 बच्चों की मौत कप सिरप का उपयोग करने से हो गई है। इसलिए ये मामला भी हाईलाइट हो गया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा। तो जो डाईएथिलीन ग्लाइकॉल है यह एक औद्योगिक रसायन है जो शरीर में जाकर गंभीर विषाक्तता और बच्चों की मौत का कारण बन सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको दोस्तों लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक। आप ऐप पर जाकर के प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। बाई नाउ वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर कूपन कोड यूज करना है। कूपन कोड क्या यूज करना है? अक्टूबर 400।
इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक को विस्तार से समझाया गया है। 3 साल की इसकी वैलिडिटी है। एमपी पुलिस की भर्ती आई, उसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर ही मिलेगा। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे प्रदान किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं जो खुद नोबेल प्राइज़ मांग रहे थे। तो अब इजराइल ने सोचा कि इनको नोबेल तो नहीं मिला है, इन्हें अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे देते हैं। तो ठीक है, इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ट्रंप को प्रदान किया गया है। खुरेल सोकुखना किस देश के प्रेसिडेंट है जो भारत की यात्रा पर आए हैं? तो मंगोलिया। आरबीआई की कार्यकारी निदेशक कौन बनी है? सोनाली सेनगुप्ता। गूगल का अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गीगावाट स्केल एआई हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? विशाखापत्तनम। किसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका ये दोस्तों कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है? ट्रंप को। खुरेल सोकुखना किस देश के प्रेसिडेंट है जो भारत की यात्रा पर आए हैं? मंगोलिया। आरबीआई की कार्यकारी निदेशक कौन बनी है? सोनाली सेनगुप्ता। गूगल का अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गीगावाट स्केल एआई हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? विशाखापत्तनम। किसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण। और किस देश के राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद देश छोड़ दिया है? मेडागास्कर। कैंटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली इंडियन कौन बनी है? सोनाली घोष। किस राज्य में लौह युग के एक प्राचीन कब्रिस्तान का पता लगा है? तमिलनाडु। सीएम फ्लाइट योजना किस राज्य में शुरू की गई है? असम। माँ से बच्चे में एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस का संक्रमण रोकने वाला पहला देश कौन बना है? मालदीव। आज आपके लिए क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके अलावा दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में आप क्या जानते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जितनी जानकारी हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों स्टडी करके ऐप को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको करेंट अफेयर्स की ई बुक तो मिलेगी, जिसमें आपको लास्ट 6 मंथली करेंट अफेयर्स और ईयरली करेंट अफेयर्स, ठीक है, ये ई बुक मिल जाएंगे। इसके अलावा स्टैटिक जीके की ई बुक भी मिलेगी, स्टेट वाइज करेंट अफेयर्स की ई बुक भी मिलेगी। तो इन सभी को जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। 2025 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है, इसका पैकेज मिल जाएगा 199 रुपये में, तो इसको भी प्राप्त कर लें। और दोस्तों आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी करो ऑफिशियल है। 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको ऐप पर मिलेंगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।